बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 3 नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम की खुश मजाजी शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नसर को फ़हम के साथ पढ़कर सवालों के जवाब दे सकें। जब भी कोई नसर पढ़ें तो उसको समझ कर पढ़ें, उसका फ़हम उन्हें मालूम हो, और फिर अगर उनसे उस नसर में से कुछ सवालात पूछे जाएं तो वो उन सवालों के जवाब दे सकें। इस मकसद के लिए हमारे सबक की मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जिससे हम मदद ले सकते हैं, लेकिन हमने बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि वो ना सिर्फ इस सबक के सवालों के जवाब दे सके, बल्कि अगर वो कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई वाक़या, कोई मज़मून या कोई कालम पढ़ते हैं तो उससे मुतल्लिक भी अगर उनसे कुछ सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाब दे सकें। इसके लिए हमने करना ये है कि जब उनको सबक पढ़ा रहे हों तो उनसे मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछने हैं। वो सवालात खाली जगह की शक्ल में हो सकते हैं, MCQs की शक्ल में हो सकते हैं, या गलत दुरुस्त फ़िक्रात और अल्फाज मानी की शक्ल में भी हो सकते हैं। इसके अलावा सबक के दरमियान में भी ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी कुछ सवालात दिए गए हैं, आप बच्चों से वो सवालात भी पूछ सकते हैं। इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको ये मालूम हो सकेगा कि आया सबक बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं, मतन का मफ़हूम उनकी समझ में आ रहा है या नहीं, और दूसरा ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो के साथ सबक सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या नहीं। मुख्तलिफ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा और फ़ीचर सुनकर निशानदही कर सकें। हमारे बच्चे आजकल सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट से, मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से वो कुछ भी सुने, कोई कहानी हो सकती है, कोई कालम, ऐलान, गुफ्तगू, कोई फ़ीचर, कुछ भी सुने तो उन्हें समझ हो कि हम क्या सुन रहे हैं। अगर कहानी सुन रहे हों तो भी उन्हें पता हो कि ये कहानी है। अगर कोई वो कालम पढ़ रहे हैं, कोई ऐलान पढ़ रहे हैं, कोई ख़बर है या कोई फ़ीचर है, तो उन्हें हर एक के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि हम अपने पास एक फ़ाइल में ये सारी चीज़ें रखेंगे और बच्चों को बताएंगे कि ये ख़बर है, ख़बर को किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या होता है ख़बर के अंदर, कॉलम किस तरह से लिखे जाते हैं, किसी भी उन्वान पर कोई फ़ीचर लिखा जाता है तो वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम कमरा जमात में बच्चों को बताएंगे और उसके बाद फिर बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे कि आज घर जाके आपने मुख्तलिफ़ समई ज़राए से जो भी सुनना है, अगले दिन आपने आके हमें बताना है कि आपने इन समई ज़राए को इस्तेमाल करते हुए क्या सुना था। वो सही तौर पर निशानदही करेंगे, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों के अंदर हौसला पैदा होगा, वो आगे बढ़ने की लगन अपने अंदर पैदा करेंगे जब हम बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे। किसी इबारत का खुलासा लिख सकें, बच्चों को खुलासा लिखना सिखाना है। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि खुलासा लिखने के कुछ उसूल होते हैं। वो उसूल कौन कौन से हैं, ये उसूल बताने हैं कि खुलासा दी गई इबारत का 1/4 हिस्सा होता है। खुलासा मुख्तसरन लिखा जाता है, तरतीबवार वाक़यात उसके अंदर लिखे जाते हैं और अपनी तरफ से कोई एडिशन जो है वो उसके अंदर नहीं किया जाता। तो इस तरह से जब बच्चों को हम बताएंगे कि इन उसूलों को सामने रखकर उनकी रहनुमाई करते हुए बच्चों से जब खुलासा लिखवाएंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ किसी भी इबारत का खुलासा लिख लेंगे। इबारत को इसके असलूब, मकसद और बयान को पेश नज़र रख कर पढ़ सकें। जब भी उनको कोई इबारत पढ़ने के लिए दी जाए तो उन्हें पता हो कि ये इबारत जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका मकसद क्या है, ये किस असलूब में लिखी गई है,
اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہانی ہے، کہانی کی عبارت ہے، تو انہیں پتہ ہو کہ اس کے اندر کہانی کا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی فیچر ہے یا کوئی کالم ہے یا کوئی خط ہے تو اس کے بارے میں بھی انہیں پتہ ہو کہ ہم جو خط پڑھ رہے ہیں یا ہم جو درخواست پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا مقصود ہے، اس کا کس مقصد کے لیے یہ درخواست لکھی جا رہی ہے، کس مقصد کے لیے یہ خط لکھا جا رہا ہے، یا مصنف کے اس عبارت کو، اس اقتباس کو لکھنے کا کیا مقصد ہے۔ کسی موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم نے بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے، ہم نے بچوں کو معزز اور باشعور شہری بنانا ہے۔ ہم نے ان کی رائے کا احترام کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے بچوں کی رائے معلوم کریں۔ کوئی بھی کہانی پڑھیں، ہم بچوں سے پوچھیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اچھی لگی یا بری لگی، تو بچے بلا جھجک بے خوف اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اچھی لگی تو اپنی رائے دیں کہ کیوں اچھی لگی، اس کے اندر کون سی باتیں آپ کو بری لگی ہیں، ان بری باتوں کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم بچوں سے مختصراً یہ چھوٹے چھوٹے سے سوالات بار بار پوچھیں گے تو ان کی جھجک بھی ختم ہوگی اور ان کو اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا آئے گا۔ کہانی، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، ڈرامہ، ہدایات اور ڈرامہ سن کر خلاصہ بیان کر سکیں۔ تو ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جب آپ کچھ بھی سنیں تو بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری تفصیل بیان کریں، جو بھی آپ نے کوئی کہانی سنی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھا ہے یا کوئی کالم پڑھا ہے، کوئی گفتگو سنی ہے، کوئی اعلان، اس کو مکمل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے مختصراً بیان کریں، اور وہ مختصراً بیان کرنا ہی اس کا خلاصہ ہوگا۔ تو بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالنی ہے کہ کسی بھی بات کو کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے اس کو مختصر الفاظ میں، اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، لیکن اس میں ہم نے جو ہے بڑھا چڑھا کر نہیں بتانا، جو کچھ اس کے اندر بتایا گیا ہے وہی مختصر اور اپنے الفاظ میں بتانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے سبق میں ایک عبارت دی گئی ہے، اس سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں۔ بچوں کو وہ پڑھانے کے بعد ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اس کو پڑھانے کے بعد ہم بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس عبارت کا آپ خلاصہ تحریر کریں۔ تو اس طرح سے ہم بچوں کو اس مقصد کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ یہ بہت صحت مند سرگرمی ہوتی ہے کہ بچے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، کیونکہ جب بچے الفاظ سے جملے بناتے ہیں تو جملوں سے اقتباس بنتے ہیں، اور اقتباسات مل کر کوئی بھی مضمون، کہانی، خلاصہ کچھ بھی بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بچوں کی مشق کروانی ہے کہ وہ جملوں کو اپنے الفاظ میں کس طرح سے استعمال کریں۔ آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ بچے الفاظ کو جملوں میں خود سے استعمال کریں، آپ انہیں جملے بنا کر نہ دیں۔ ہاں، اچھے اور پختہ جملے کے لیے آپ ان کی رہنمائی ضرور کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ بچوں کے لیے آتا ہے محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا، کیونکہ بچے محاورات کو اس کے حقیقی معنوں میں لیتے ہیں، جبکہ محاورے کو ہمیشہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی پھیر دینا کا اگر ہم حقیقی معنی دیکھیں تو یہی ہے کہ کسی چیز کے اوپر پانی پھیر دینا، لیکن اگر ہم غیر حقیقی معنوں میں جائیں تو اس کے معنی ہے ضائع کر دینا۔ تو ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ محاورات کو جب بھی جملوں میں استعمال کرنا ہے، محاورے کو اس کے غیر حقیقی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی ہمارے سبق کی مشق میں بھی کچھ محاورات اور الفاظ دیے گئے ہیں جن کے جملے بنانے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کے تعلم میں پختگی لانے کے لیے ان سے ہٹ کر بھی مختلف محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا سکھا سکتے ہیں۔ عربی قاعدے کے مطابق واحد، جمع اور جمع الجمع کا استعمال کر سکیں۔ واحد کو جمع بنانا اور پھر جمع سے دوبارہ سے جمع بنانا جمع الجمع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لفظ ہے ہمارے پاس جوہر، تو ہم جواہر اور پھر جواہرات،
इसी तरह से दवा से अद्विया और फिर अद्वियात। तो दवा का दवा वाहिद है, इसकी जमा है अद्विया, और इनकी जमाल जमा जब हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा अद्वियात। तो बच्चों को मुख्तलिफ अस्मा दें, उन्हें कहें कि इनकी जमा बनाएं और फिर इनकी जमा और जमा जिन अस्मा की, जिन अल्फाज की बन सकती है उनकी मशक करवाएं। 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें। बच्चों को मजमून लिखना सिखाना है। बच्चों को सबसे पहले ये बताएं कि मजमून नवीसी होती क्या है। किसी भी मजमून, किसी भी उन्वान पर जब हम कुछ लिखते हैं, उसके तारुफ करवाने के बाद उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करते हैं और फिर उसके ऊपर जामे अंदाज में हम अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, तो ये मजमून नवीसी होती है। मजमून नवीसी करते हुए हम ये जहन में रखें कि किसी भी मजमून के कौन कौन से अज्जा होते हैं, कितने उसके हिस्से होते हैं। सबसे पहले हमने दिए गए उन्वान का तारुफ करवाना है, फिर उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करनी है, फिर नुक्ता उरूज पर जाने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इख्तिताम की तरफ आना है, और आखिर में हमने इख्तिताम पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए ये बताना है कि इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अब हमारा क्या फ़र्ज़ है, यानी कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, इसके बारे में बातचीत करनी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा कि जब भी बच्चों को कोई मजमून लिखने के लिए देना है तो उस उन्वान पर पहले बच्चों के साथ बातचीत ज़रूर करनी है, ताकि बच्चों को वाज़ेह हो जाए कि हमारे पास किस किस्म का जो मवाद है वो होगा, तो हम इस उन्वान पर मजमून लिख सकेंगे। रस्मी और गैर रस्मी खतूत लिख सकें। खतूत लिखना एक बहुत ही अच्छी और उम्दा बात है। खतूत कितनी किस्म के होते हैं, पहले बच्चों को ये बताएं कि रस्मी खतूत और गैर रस्मी खतूत। रस्मी खतूत वो खतूत होते हैं जो हम किसी भी इदारे के हेड को लिखते हैं, हम ऑफिसर्स को लिखते हैं, हम अपने किसी एडिटर को लिखते हैं अखबार के। और गैर रस्मी खतूत वो होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने बहन भाइयों को और अपने दोस्तों को लिखते हैं। तो उसके बाद फिर आपने बच्चों को ख़त लिखना सिखाना है कि ख़त का नमूना क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने शहर का नाम और उस दिन की तारीख़ लिखनी है। फिर जिसको ख़त आप लिख रहे हैं उसके लिए अलकाबात लिख रहे हैं। अगर आप गैर रस्मी ख़त लिख रहे हैं तो फिर प्यारे अब्बा जान, प्यारी अम्मी जान, प्यारे चचा जान के नाम से ख़त लिखना है। और अगर आप गैर रस्मी ख़त लिख रहे हैं तो फिर मोहतरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ख़त लिखना है। उसके बाद फिर ख़त का मतन होता है, जिस मकसद के तहत आप ख़त लिख रहे हैं वो लिखेंगे, और इख्तिताम पर फिर आप अपने बारे में बताएंगे जो ख़त लिख रहा होगा। तो ये नमूना बच्चों के सामने रखना है। उसके बाद फिर आपने बच्चों की रहनुमाई करते हुए उन्हें ख़त लिखना सिखाना है। ग्रोही या मुतलाज़िम अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि मुतलाज़िम अल्फाज होते क्या हैं। मुतलाज़िम अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हों। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो फ़ौरन उससे मुतल्लिक बहुत सारे अल्फाज हमारे जहन में आ जाते हैं। मसलन अगर हम लफ्ज़ रात बोलते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में अंधेरा आ जाता है, आसमान पर तारे और चांद आ जाता है, नींद, सुकून। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं वो हमारे जहन में आ जाते हैं। तो वो तमाम अल्फाज जो किसी लफ्ज़ को सुनने के बाद हमारे जहन में आते हैं वो उसके मुतलाज़िम अल्फाज कहलाते हैं। बच्चों को ये बताने के बाद कि मुतलाज़िम अल्फाज होते क्या हैं, उसके बाद बच्चों को इसकी मशक करवानी है। आप ये मशक रोज़ाना की बुनियाद पर भी करवा सकते हैं। कोई भी लफ्ज़ उनको दें और उन्हें कहें इसके मुतलाज़िम अल्फाज बोलें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कमरा जमात में हैं, आप कमरा जमात देकर उसके मुतलाज़िम लिखवा लें। आप लाइब्रेरी देकर उसके मुतलाज़िम लिखवा लें। आप स्कूल का ग्राउंड देकर, जहाँ पर खेल का मैदान है, वो देकर उनसे मुतलाज़िम लिखवा सकते हैं। यानी ग्रामर वो चीज़ है जो मशक से आती है। जितना ज़्यादा आप बच्चों को कवायद की मशक करवाएंगे उतना ही ज़्यादा उनका ताल्लुक पुख्ता होगा। मौजूद साथीज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा।
آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی میٹیریل دیا گیا ہے، جہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔